सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती से दूसरी इकाई के अंतर्गत 5वां पाठ जो है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति का भाग पहले का अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सुनील शास्त्री जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जो द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं ये लेखक हैं सुनील शास्त्री जी और ये हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वितीय प्रधानमंत्री हमारे भारत के रह चुके हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी। सर्वप्रथम हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1950 में इनका जन्म 1950 में हुआ। सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। ये एक ऐसे राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। इनको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव था। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। इनकी गद्य संबंधी विशेषता, जो प्रस्तुत संस्मरण है उसकी विशेषता देखेंगे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। अब इस पाठ द्वारा हम देखेंगे कि लेखक सुनील शास्त्री जी क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ देखेंगे। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव कभी नहीं देखा। अभाव का अर्थ है जैसे किसी चीज़ की कमी, अभाव। ये जब हम परिवार में रहते हैं तो कई बार बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि किसी चीज़ का अभाव, की कोई चीज़ हम चाहें और हमें न मिला हो, ऐसा मुश्किल से ही हुआ हो। तो जब तक बाबूजी थे तब तक उन्हें ये कोई समस्या नहीं थी। उन्हें जो चीज़ चाहिए होती थी अधिकतर मिल जाती थी। लेकिन उनके न रहने पर अर्थात उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह दूसरी तरह का अभाव था। मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, यानी दूसरे तरह का अभाव था। जैसे आजीविका चलाने के लिए या पैसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्य करना पड़ा। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। ये जब हमारा पहले की बात उन्होंने कहा है कि उस समय गृह मंत्री को क्या कहा जाता था, पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। कई बार देखा है आपने, बच्चे लोगों के शौक़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जो भी हम लोग को पसंद हो। बाबूजी प्रधानमंत्री होते हुए भी वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला सेवरलेट। आप ये गूगल पे ढूंढेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, सब पहले की गाड़ियाँ हैं। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। यहाँ पे देखिए 2 भाई हैं, अनिल और सुनील, ठीक है। तो जो ये सुनील भैया, इनको शौक़ लगी गाड़ी चलाने की और उससे गाड़ी से बाहर जाने के लिए। लेकिन जो इनके पिताजी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो कैसे थोड़े अलग स्वभाव के थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि जो सरकारी कार्य के प्रयोग के लिए उन्हें गाड़ी मिली है उसका प्रयोग उनके बच्चे करें। वो उसका प्रयोग खुद भी बहुत कम करते थे। लेकिन बच्चों को लगा कि जब वो हमारे पास है तो वो हमारी हो गई, तो उसका प्रयोग हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें ये पसंद नहीं था पिताजी को। तो पिताजी से इजाज़त लेना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा।
कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, अगर किसी चीज़ के लिए हमारे जो अभिभावक है, माता पिता अगर मना कर देते हैं तो हम उस कार्य को क्या करते हैं, चुपके से या उनके बिना आज्ञा के करने की कोशिश करते हैं। तो वही कार्य इन्होंने भी किया, लेकिन उसका भुगतान इन्होंने कैसे किया वो हम आगे देखते हैं। ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। अब यहाँ पे ड्राइवर से चाबी लेगी और दोनों भाई निकल पड़े, गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। झुरझुरी मतलब जैसे खुश हो जाते हो, आनंदित होते हो तो एक सिहरन सी या कपकपी सी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचे, बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब यहाँ पे कई बार होता है कि किसी के हाथ जाना हमारे हाथ में होता है, लेकिन वहाँ से निकलना उनके बगैर नहीं होता है। कई बार वो कुछ ना कुछ खाने को देते, कोई बातें करने लगते हैं तो हम लोग समय का ध्यान भूल जाते हैं, ये याद ही नहीं रहता कि हमें घर जाना है। या तो कई बार तकल्लुफ़ से, यानी अच्छा नहीं लगता है कि वो हमें रोक रहे हैं या बातें कर रहे हैं, हम बीच में बोले नहीं हमें लेट हो रहा है निकले, तो हम वहाँ पर कुछ अधिक समय के लिए रुक जाते हैं। तो कह रहे हैं कि हमको समय का पता ही नहीं चला। फिर याद आ गया बाबूजी आ गए होंगे, क्योंकि बाबूजी की आज्ञा तो ली नहीं थी। अब वो वापस घर आ फाटक से पहले। फिर ये क्या किए, आ गए, लेकिन क्या किया, गाड़ी को फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। क्यों, क्योंकि बाबूजी को पता न चले। उतरकर गेट तक आए, संतरी को हिदायत दी थी। संतरी यानी जो वहाँ पे वॉचमैन आप लोग बोलते हो आजकल, तो वो खड़ा था, उसको हिदायत दी। ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, यानी सैल्यूट करते हैं ना, नमस्कार या सलाम करना, बस धीरे से गेट खोल दो, आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। यानी उसकी आवाज़ जो है वो पिताजी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बाबूजी का डर था, यह खटखट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समय से नहीं आए थे, रात को बहुत लेट आए थे। ऐसे तो कह भी सकते हैं कि हाँ गए थे हम लोग आ गए, लेकिन जब रात को बहुत लेट आए, एक तो गलती हुई क्या कि ये गाड़ी बगैर पूछे ले गए, दूसरी गलती क्या कि रात को बहुत लेट आए। तो पिताजी को इसका पता नहीं चलना चाहिए ना कि इतने लेट आए, तो वो और नाराज़ हो जाएंगे। इसके लिए गाड़ी का इन्होंने क्या कहा कि कैसे दरवाजे के थोड़ा बाहर ही रखी और कहा कि सैल्यूट वैल्यूट मत मारो और इस गाड़ी को ठीक से वहाँ पे रख दो, और बाबूजी हम लोगों को लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा, वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। कई बार होता है ना कि कोई ताज़ा बात होती है तो इंसान को, जैसे अभी पिताजी को गुस्सा आया है तो अभी वो बहुत क्रोधित होंगे, बहुत जवाब सवाल करेंगे या डांट भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है सुबह तक वो इस बात को भूल जाएंगे तो नहीं, लेकिन कुछ कम डांट पड़ेगी, ऐसा इन्होंने अपने मन से सोच लिया। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। क्यों, क्योंकि उसकी आज्ञा मानना उसका कार्य था। दबे पैर किचन से दरवाजे के अंदर घुसे। दबे पैर मतलब आहट, जरा भी पैरों की आवाज़ नहीं हो। गलती की है तो क्या है उसका पता किसी को न चले, इसके लिए दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे। सीधे दरवाजे से नहीं, किचन के दरवाजे से। जाते ही अम्मा बोली, पूछा बाबूजी आ गए। अब इन्होंने धीरे से अम्मा से, अपनी माँ से पूछ लिया कि बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब देखिए इनकी माताजी भी उनसे डरती थी। बोल रही पूछा था, बता तो दिया, लेकिन तुम लोग गाड़ी लेके गए हो, कहाँ गए हो, कब लौटोगे, ये कुछ बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। यह जानने सुनने की बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अब रात को इन लोग बहुत लेट आए थे, तो होता है ना, अगर हम समय से सोते हैं तो समय से उठ जाते हैं, जब हम लेट सोते हैं तो फिर हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और हमारी आँख भी नहीं खुलती है। तो इन्होंने अम्मा से तो कह दिया अपनी माताजी से कि सुबह कमरे में किसी को मत भेजिएगा। किसी को मतलब ना आप खुद आइएगा, ना नौकर चाकर को चाय पानी लेकर भेजिएगा, जब नींद खुलेगी तब हम उठेंगे। लेकिन इनके जो पिताजी थे वो अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति थे, उनको ये सब
पसंद नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने कह तो दिया कि सुबह किसी को भेजिएगा मत। क्यों? क्योंकि रात देर हो गई है और सुबह देर तक सोना पड़ेगा। ये इनकी सोच थी, इनको देर तक सोना पड़ेगा। लेकिन पिताजी सोने देते हैं क्या? ये आपके साथ भी होता होगा बहुत बार। कई बार आप खेलने जाते हो, किसी दोस्त के साथ घूमने जाते हो, तो आप तो बता के जाते हो, माताजी को बताते हो। क्यों? क्योंकि वो डांटेंगी, बोलेगी नहीं, वो तो आपकी खुशी में हाँ ही बोलेगी। लेकिन पिताजी को ये सब पसंद नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इसके पीछे उनकी आपसे कोई दुश्मनी है ऐसा नहीं है, इसके पीछे उनका प्यार है। और ये जानने का उनको पूरा अधिकार है कि आप कहाँ जाते हो, कब आते हो। ये सब जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। कई बार देखो आपको भले बुरा लगता हो, लेकिन ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपकी कोई परवाह करता है। यही सोचो, अगर आपको कोई पूछे ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब गए थे, कब लौटे हो, तो वो भी एक, अगर आपके साथ कहीं दुर्घटना हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ। इसके लिए आपके माता पिता अगर टोकते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये उनका आपके प्रति प्रेम है जो उन्हें सब पूछने पर मजबूर करता है। इसलिए हमें उनकी बात को मानना चाहिए और उनको कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कभी हो सकता है वो गुस्से में आकर 2-4 बात कह दे या कोई गलत ही बात कह दे जो कि आपको अच्छी ना लगे। जब समय हो, उनका मूड अच्छा हो, तो आप उस समय बात कर लीजिए। लेकिन अगर जब कुछ कह रहे तो आप चुपचाप उसको सुन लीजिए। उन्हें खुद भी महसूस होगा कि बच्चे ने ये मेरी बात सुनी है और उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ी से आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। अब ये क्या लगा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। अब इन्होंने तो कह दिया। अब इनको पता नहीं कि दरवाजे पे कौन है, नौकर है या कोई और है। फिर यह सोचकर कि नौकर चाय लाया होगा जगाने के लिए, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता हुआ, गुस्सा आया कि मना कर रहा हूँ, फिर बार बार दरवाज़ा ठोक रहे। झुंझलाता हुआ ज़ोर से, दस्तक मतलब यहाँ पे देखिए, दस्तक का अर्थ होता है जैसे दरवाज़ा खटखटाते ना, ऐसे हाथ के बल धीरे धीरे, तो वो दस्तक। ठीक है, झुंझलाता हुआ मतलब कि गुस्सा, ऐसे चिढ़ जाता है ना, नींद आ रही है और सोने नहीं मिल रहा है, चिढ़कर वो बाहर आए। बिगड़ने के मूड में कि दरवाजे पे कौन होगा, नौकर होगा और उसे अच्छे से डांटूंगा। और बड़बड़ाता हुआ, जैसे कुछ बड़बड़ाते हुए, लापरवाही से कुछ भी बोलते हुए कि क्या दरवाज़ा ठोक रहा है, मना किया था फिर भी। और पाया बाबूजी खड़े हैं। अब हमें कुछ सूझा नहीं मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया, अब करें क्या। डांटे तो नौकर समझ के थे और निकल गए वहाँ बाबूजी। माफ़ी मांगी कि गलती हो गई, हमें लगा कि नौकर है। बेध्यानी में अर्थात लापरवाही में बात कह गया। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। अब बाबूजी के मन में भी तो बात थी, पूछना था उनको, सब कहना था। तो क्या कहे, चलो आओ हम लोग साथ में बैठकर चाय पीते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय की टेबल पर जा पहुँचे। अब पिताजी की आज्ञा थी तो उसे टाल नहीं सकते थे। अभी आप लोग होते तो क्या बोलते, नहीं अभी मुझे नींद आ रही है, मैं रात को लेटा है, मुझे सोना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिताजी ने आज्ञा दी, बच्चों ने तुरंत कहा बस हम लोग मुँह हाथ धोकर आ रहे हैं आपके साथ चाय पीने के लिए। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मना कर पाए। लेकिन आज के हमारे बच्चे हैं, सीधे उल्टा जवाब अपने माता पिता को देते हैं। आप लोग बोलते समय कभी सोचते भी नहीं हो कि आपके इस तरह के व्यवहार से उन पर क्या बीतेगी। सभी ऐसे नहीं होते, आप लोग बोलोगे कि ऐसे आप बोल रहे हो, सभी नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आज्ञा दी तो इन्होंने क्या किया, तुरंत बच्चे लोग वहाँ पर मुँह हाथ धोकर पहुँच गए। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है। इन लोग मुँह हाथ धोकर वहाँ पहुँचे, उन्हें सारी राम कहानी यानी जो घटना है वो सब उन्हें पता है, मालूम है। पर उन्होंने कोई तर्क यानी वाद विवाद, दलील नहीं किया, न ही कुछ जाहिर होने दिया। जाहिर मतलब उन लोग को मालूम होने दिया, प्रकट किया। कुछ देर चाय पीते पीते बोले,
अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो। अब माँ की आदत होती है कि बच्चे कितनी भी गलती करे, वो खुद तो डांट बोल पाती नहीं है, लेकिन कोई डांटे बोले तो उसे अच्छा लगता भी नहीं है। अब माँ गलतियों पर अक्सर पर्दा डालती है, लेकिन ऐसा हमेशा करना भी उचित नहीं है। कई बार गलतियों पर पर्दा डालते डालते बच्चे उसका फ़ायदा उठाकर कोई बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। माँ तो ये उसका प्रेम होता है बच्चों के प्रति कि उस गलती को छुपाती है ताकि उसे डांट न पड़े, लेकिन बच्चे इसका गलत फ़ायदा उठाते, वो समझ नहीं पाते और इसमें कभी वो बड़ी गलती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ ने तो गलती पे पर्दा डाल दिया कि वो आ गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए। नौकर समझ के बोल गए थे कि रात को देर से आए और सोने दो, लेकिन क्या पता वहाँ बाबूजी खड़े हैं। कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। इनके प्रयोग के लिए फिएट गाड़ी थी। ठीक है, ये कभी भी अगर इन लोगों को कहीं जाना होता था तो उसके लिए फिएट गाड़ी का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये फिएट गाड़ी से न जाकर इम्पाला शेवरलेट गाड़ी से गए थे, जो कि इनके प्रयोग के लिए नहीं है। तो बोले वो गाड़ी तो गेट पर ही खड़ी थी। कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट ले गए थे। बोले ओ, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। होता है ना कि अभी छोटे हो तुम लोग, लेकिन आपके शौक़ इतने बड़े हैं। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। वो उस गाड़ी का प्रयोग बहुत ही कम, बहुत आवश्यक होती थी तो ही करते थे, और किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। वो कोई जैसे गेस्ट आ गए तो ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँखों से इशारा किया। अब यहाँ पर दोनों की हालत ख़राब है, बोलने की सामने हिम्मत नहीं है, कहे क्या। मैं समझ गया था कि वह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। अब यहाँ देखिए, एक तो इन्होंने गलती की है, लेकिन इनको क्या लगा शायद पिताजी इस बात से गुस्सा नहीं होंगे, और हो सकता है कि बोले कोई बात नहीं, अगर शौक़ है आप लोगों को तो गाड़ी बाद में भी ले जाया करो। तो बोलते हैं धीरे से, इशारों इशारों में दोनों भाई का चल रहा है, क्यों न पूछ ले कि इस गाड़ी का हम लोग प्रयोग किया करें जाने के लिए बाहर। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं ड्राइवर को बुला लाया, ये तो खुशी खुशी बुला लाया कि शायद इन्हें परमिशन मिल गया है कि आगे भी ये गाड़ी लेके जा सके। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, ठीक है एंट्री कर दो। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई है? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। अब यहाँ पर गाड़ी का प्रयोग निजी यानी खुद के लिए हुआ है। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई कि पिताजी ये क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाया। अब यहाँ देखिए आगे, अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। अब यहाँ पे देखिए 14 किलोमीटर गाड़ी चली है, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। ये नहीं कहा कि आप लोग गाड़ी का प्रयोग करो फिर से गाड़ी ले जाओ। क्या कहा, जितनी गाड़ी तुमने चलाई है उसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। वो भी कैसे? 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर जो आपने गाड़ी चलाई है उसका पैसे जमा करवा देना। जो रुलाई छूटी तो कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। वहाँ पर अब इतने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। उन्हें तो लगा शायद पिताजी बोलेंगे कि आप लोग गाड़ी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या हो गई, विपरीत हो गई। और उन्हें क्या कहा गया कि उसका आपको पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पर फूट फूट कर रोना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना, ठीक है, फूट फूट कर रोते रहे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग
भाग 2 मैंने आपको कहा, तो इसके जो आगे का है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको स्पष्टीकरण समझ में आया होगा, और जो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, भाग दूसरा देखेंगे, भाग पहला हमने देखा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो बहुत ही सादगी में रहने वाले व्यक्ति थे। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो सरकारी कार्य के प्रयोग के लिए हमें वस्तुएं मिलती है उसका प्रयोग हम निजी रूप में करें। ना ही वो खुद करते थे और ना ही अपने बच्चों को करने देते थे। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आजकल के जो हमारे नेता हैं वो ये बात नहीं सोचते हैं, वो भी करते हैं और उनके बच्चे भी उसका प्रयोग अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम इसका भाग दूसरा देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके अलावा हम लोग जो प्रश्न उत्तर है ये सब भी अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ से मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। अब हम भाग दूसरा अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।